Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Payal, your educator. I will explain the most important topics from Geography and CRT. Before we start, a special announcement for all of you. Academy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is to be held on 28th February at 11 a.m. Enroll now for free. Use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app, register, sign in on the app, select a goal as UPSC CSE, click on the link above and then on enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Don't miss this opportunity. Hurry up, enroll now, win a chance to grab exciting prizes and reward. Link is in description box below this lecture. So our today's topic is oceanography. नाम से ही समझ में आता है oceanography. That means पूरा जो ओशियन के फिजिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना उसे हम बोलते हैं ओशियनोग्राफी. अब इसके अंदर पूरा हमारे जो ओशियन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ओशियन के अंदर जो डीप ओशियंस में कैसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे लैंडफॉर्म्स होते हैं, ये चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं. तो अबाउट अर्थ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है पूरे सोलार सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जिसे पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसे हम वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं. और 71% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, जिसमें से 3/5 जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और 4/5 साउदर्न हेमिस्फेयर है वाटर से कवर है. ये रहा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये 3/5 कवर है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर 4/5 कवर है वाटर से. ओके, बाकी हमारी पूरी अर्थ में 71% वाटर प्रेजेंट है. इसके बाद जो बचता है वो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, बाकी पूरा ओशन वाला हिस्सा है 71%. अगर हम ओशन एक लैंडफॉर्म्स की बात करें, अब ओशियन जो होता है, जो समुद्र जो होता है, उसके अंदर भी कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं, है ना. कुछ माउंटेन्स होते हैं, बेसिन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, रिड्स होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं. ठीक है, अब हम उसी चीज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओशियन का जो बेसिन होता है उसको मेनली 4 मेजर सब डिवीजन किया जाता है: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन और ओशियन डीप या फिर सबमेराइन ट्रेंचेस. तो हम देखते हैं इसको एक एक करके कि ये सारे 4 पार्ट्स कैसे हैं और कैसा है यहाँ का लैंडफॉर्म वगैरह ओशन के अंदर का. सो यू कैन पहले आप ये देखिए कि इस इमेज में देखिए कि हमको इसमें पढ़ना क्या है. मेनली हमको पढ़ना है इसके अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन, ओशियनिक प्लेन, सबमरीन रिज वगैरह. हमको ये सारी चीजें पढ़नी है इसके अंदर. ये पूरा ओशियन के अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि पूरा इमेज में शो हो रहा है ना. ये 200 मीटर्स तक आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख सकते हो. 200 से फिर 3000 मीटर्स तक आप, यानी कि 2000 मीटर से 3000 मीटर तक आप देख सकते हो कॉन्टिनेंटल स्लोप. इसके बाद थोड़ा सा एरिया आता है जो कॉन्टिनेंटल राइज के नाम से जाना जाता है. फिर इस एरिया से 6000 मीटर तक आप देख सकते हो एबिसल प्लेन. फिर 10,000 मीटर तक डीप होता है ओशियन ट्रेंचेस जिसे बोला जाता है. यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड भी होते हैं, सबमरीन रिजेस भी होती हैं. तो इन्हीं चीजों को हमको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है. फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला पार्ट, लेकिन स्टार्टिंग ही ओशन की यहाँ से होती है. ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे वाटर, देखिए जो ओशन होता है ना, ये एक टाइम पे सिर्फ यहीं तक होता है, लेकिन जब ये बढ़ा, आगे बढ़ा, तब ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर आने लगा, एंटर करने लगा. तो जिससे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण होने लगा. ये कॉन्टिनेंट से 200 मीटर तक की डेप्थ के अंदर तक ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है. यहाँ पे सनलाइट जाती है, पेनेट्रेट कर सकती है, क्योंकि ये कोई ज्यादा डीप में नहीं है. यानी कि अब अगर हम बॉटम की बात करें तो वहां सनलाइट नहीं जाती, लेकिन जो ये वाला एरिया है यहाँ पे सनलाइट जा सकती है. जिससे कि क्या होता है, यहाँ पे स्लोप जो वो होता है ना, ये स्लोप भी ज्यादा नहीं होता है. मेनली नॉर्मली स्लोप यहाँ पे पाया जाता है. Shelf enables the sunlight to penetrate through water to the bottom and encourages the growth of microscopic plant and animal called plankton, है ना. मैं बता रही थी आपको कि जो सनलाइट होती है वो इस एरिया तक जा पाती है, जिससे क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं. ओके, जो कि फूड का काम करता है फिशेस के लिए. फिशेस यहाँ पे जो इस एरिया में जो भी प्लैंक्टन्स वगैरह ग्रो करते हैं वो फिशेस का फूड होता है.
Large quantity of world's petroleum and natural gases are obtained from these shelves. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसी शेल्फ से वर्ल्ड में पेट्रोल और नेचुरल गैसेस ऑब्टेन की जाती है. मेन सोर्स है फिशेस का, मिनरल्स का, सैंड ग्रेवल्स वगैरह का. फिशेस का मेन सोर्स क्यों है? यहाँ पे से फिशिंग बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे फिश खाना खाने आती है. फिश का जो खाना होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर ही तो ग्रो होता है, प्लैंक्टन्स वगैरह, इसलिए यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे होते हैं. यहाँ पे आप फिशिंग अच्छे से कर सकते हो. 200 मीटर तक की डेप्थ में होता है ये. ओके, देयर इज नो क्लियर और वेल डिफाइंड लाइन सेपरेटिंग ओशियन फ्रॉम कॉन्टिनेंट. है ना, ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में कोई एक वेल डिफाइंड लाइन नहीं है कि बस ये एक लाइन है, इसके इधर कॉन्टिनेंट रहेंगे और इसके इधर ओशियन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सा पार्ट ओशियंस का कॉन्टिनेंट के अंदर मर्ज होता है जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं. 200 मीटर तक की डेप्थ में होता है. ओके, देन हमारा सेकंड जो पार्ट है कौन सा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कि 200 मीटर से 3000 मीटर तक की डेप्थ में हमको मिलता है. कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो ये जस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे वाला भाग है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप आता है. यू कैन सी इन दिस इमेज कि हल्का सा यहाँ पे स्लोप जा रहा है. Continuous sloping portion of continental margin seaward of the continental shelf and extending down to the deep sea floor abyssal plain is known as continental slope. अब इसके जस्ट नीचे क्या आता है? हमारा abyssal plain आता है. तो ये पूरा ऐसा स्लोप तक जाता है, फिर abyssal plain में जाके प्लेन हो जाता है ये वाला पार्ट इसका. 180 से 36 मीटर तक डेप्थ में जाता है ये. इसके अंदर क्या होता है? दे हैव वेरी लिटिल डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स ऑन देम ड्यू टू देयर स्टीपनेस एंड इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लैंड. सी लाइफ इज ऑल्सो फार लेस हियर देन ऑन द शेल्फ. द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप विल हैव डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स. दिस बेल्ट इज अ सेडिमेंटरी डिपॉजिट फॉर्म्स द कॉन्टिनेंटल राइज. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्टीप स्लोप है, जैसे यहाँ पे कोई भी सामान रुकता ही नहीं है, सेडिमेंट्स वगैरह रुकते ही नहीं है, मटेरियल रुकता ही नहीं है. लेकिन यहाँ आके इस एरिया में आके कॉन्टिनेंटल राइज होने लगता है क्योंकि यहाँ पे आके जो सेडिमेंट्स है ना इकट्ठा होने लगते हैं. यहाँ पे फिशिंग वगैरह, फिश वगैरह भी यहाँ पे ज्यादा नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे वैसा ओरा ही नहीं होता है. क्योंकि फिशेस को क्या चाहिए रहता है? फूड चाहिए होता है. फूड के लिए वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जाती है. कॉन्टिनेंटल स्लोप्स में ऐसा कोई प्लैंक्टन्स वगैरह ग्रो करते ही नहीं है जिससे फिशेस यहाँ आए. ओके, सो दिस इज अबाउट कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कि स्टीप स्लोप देख सकते हैं आप. यहाँ पे कोई भी सेडिमेंट रुकता नहीं है. 200 मीटर से रफली टू 3000 मीटर तक के डेप्थ में गया हुआ है. और इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि जो सेडिमेंट्रीज यहाँ पे नहीं रुकते हैं वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज. नाउ आवर नेक्स्ट इज एबिसल प्लेन. एबिसल प्लेन क्या है? थोड़ा सा प्लेन वाला हिस्सा. ठीक है, एक्सट्रीमली फ्लैट एंड फीचरलेस प्लेन ऑफ अ डीप ओशियन फ्लोर. फीचरलेस प्लेन है यानी कि कोई फीचर वगैरह नहीं है इसका, बहुत फ्लैट है. और इसे कहा जाता है कि बहुत लेवलीस्ट एरिया, अर्थ का बहुत लेवलीस्ट एरिया, यानी कि बहुत लेवल वाला एरिया है पूरे अर्थ का. 3000 से 6000 मीटर्स तक ये एक्सटेंड करता है ओशियन में, कवर्ड बाय सेडिमेंट्स. इरेगुलर ऑन कॉन्टिनेंटल प्लेन विद सबमर्जिंग प्लेट्यूज हिल्स. ठीक है, बहुत इरेगुलर है. यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, ग्योर्ट्स भी है, सी माउंट भी. अभी ग्योर्ट्स और सी माउंट वगैरह क्या होते हैं हम आगे पढ़ने ही वाले हैं. सेडिमेंट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स से जो सेडिमेंट्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं उज. ओके, उज कैन बी seen in those seas which favors the abundant growth of organism. और उस ज्यादा कहाँ पे दिखते हैं? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तभी तो वहां जाके उस हम देखने को मिलेगा. तो एबिसल प्लेन में ही उसका डिपॉजिट होता है. ये प्लेन एरिया होता है, जो भी स्लोप से गिरता है वो इस प्लेन एरिया में आके रुक जाता है. यहाँ पे एक सेडिमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेड क्ले. ये कि वॉल्केनोज जो होते हैं ना हमारे सी के अंदर के वॉल्केनो, उसका जो भी लावा वगैरह आता है बाहर, उससे ये रेड क्ले का फॉर्मेशन होता है. अब कुछ फीचर्स हैं जो कि आते हैं एबिसल प्लेन के अंदर. मैंने आपको बताया ये बहुत, यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, वॉल्केनोज वगैरह भी हैं, तो अभी उसी के हम देख रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले आता है सबमेरिन रिज. ओशियनिक माउंटेन्स आर कॉल्ड सबमेरिन रिज. ओशियंस में जो माउंटेन्स मिलते हैं हमको, यू कैन सी इन दिस इमेज माउंटेन्स वगैरह, ये देखिए, ये तो माउंटेन टाइप्स दिख रहे हैं आपको, इसे हम बोलते हैं ओशियनिक रिज. सबमेराइन रिज को ही ओशन में जो माउंटेन पाए जाते हैं उन्हें हम सबमेराइन रिजेस बोलते हैं. लीनियर बेल्ट अकरिंग नियर द मिडिल ऑफ द ओशन आर ऑल्सो कॉल्ड मिड ओशियनिक रिज. और जो ये जो बेल्ट है अगर ओशन के मिडिल में आकर होता है तो हम इसे बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस. तो ओशियनिक रिज इज अ साइट ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. और इन्हीं एरिया में, इन्हीं रिजेस के एरिया में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं.
फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक की साइट्स है। वॉल्केनिज्म भी बहुत कॉमन है इधर, ठीक है। जब वॉल्केनिज्म बहुत होता है तो बहुत सारे अलग अलग फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे रिलीफ एरियाज डेवलप हो जाते हैं। मिड अटलांटिक रिज इज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सबमर्ज्ड माउंटेन रिज विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसी का ही एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज, जो कि नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है पूरा ओशियन, अटलांटिक ओशियन में। एट सम प्लेसेस पीक्स राइजेस अबव द सी सरफेस टू फॉर्म आइलैंड। और कुछ कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि जो पीक्स होती है, माउंटेन्स की जो पीक्स होती है, वो इतनी समुद्र के ऊपर चली जाती है कि वो आइलैंड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम मिड अटलांटिक रिज की बहुत ज्यादा फैली हुई है। इधर ईस्ट पैसिफिक रिज भी है, पैसिफिक एंटार्क्टिक रिज भी है ना, ये पूरा अर्थ के अंदर, जहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, ओशियंस में माउंटेन्स बने हुए हैं, यानी कि सबमरीन रिजेस बनी हुई हैं। फिर सी माउंट्स क्या होते हैं? सबमर्ज्ड माउंटेन वॉल्केनोज विथ शार्प टॉप्स। जिन वॉल्केनोज की शार्प टॉप्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सी माउंट्स। ऐसे हैं, इस टाइप के, ऐसे हम बोलेंगे सी माउंट्स। वॉल्केनोज है और शार्प टॉप्स हैं, उसे हम बोलेंगे सी माउंट्स। और ग्योर्ड्स की बात करते हैं तो ग्योर्ड्स क्या होती हैं? जैसे हमारा प्लेट्यू होता है ना, इस टाइप का, इसी टाइप में ग्योर्ड्स भी होते हैं, जिसे हम टेबल माउंट भी बोलते हैं। ये एक फ्लैटन टॉपलैंड होती है, जस्ट लाइक प्लेट्यूज। You can see in this image, not in this image, देखिए, ये देखो, ये जो माउंटेन है ये इतना सी के अबव चला गया कि यहाँ पे इसने आइलैंड का फॉर्मेशन कर लिया है। ये देखिए आइलैंड फॉर्म हो गया है यहाँ पे। मिड ओशनिक रिज, जहाँ पे वॉल्केनोज वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है। ओशनिक ट्रेंच भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ अभी हमने पढ़ा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। और इस एबिजल प्लेन के अंदर ही हमने ये पढ़ा मिड ओशनिक रिज और आइलैंड और ग्योर्ड्स। ग्योर्ड्स देखो, ये टेबल टॉप लैंड होती है, टेबल टॉप लैंड है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियन डीप्स और सबमरीन ट्रेंचेस। अब जो गड्ढे हैं, गर्त हैं, ओशियन के ट्रेंचेस हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशियन का, ठीक है। ओशियन में सबसे डीपेस्ट होता है ये ओशियन डीप्स या फिर सबमरीन ट्रेंचेस, जनरली कॉल्ड सबमरीन ट्रेंचेस। सबमरीन ट्रेंच इसको जनरली कहा जाता है, या फिर आप ओशियन डीप्स भी इसको बोल सकते हैं। नॉट ऑलवेज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन बेसिन। जरूरी नहीं कि हमेशा ये ओशियन के मिडिल में ही हो, ओशियन के साइड में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। They may be very close and parallel to the continent border by fold mountains। जो fold mountains वाले जो continents होते हैं ना, जो इसको border करते हैं, ये उसके बहुत बहुत close होते हैं, उस कॉन्टिनेंट के बहुत क्लोज होते हैं। जिन बाउंड्री कौन बनाता है? फोल्ड माउंटेन्स बनाते हैं, उनके बहुत क्लोज होते हैं ये सबमरीन ट्रेंचेस। दे आर यूजुअली फाउंड एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटीज के पास में, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज के एरिया के पास में आपको इनको देखने को मिला है, क्योंकि अर्थक्वेक और वॉल्केनो बहुत सारे ऐसे सर्फेसेस का निर्माण कर देते हैं। ग्रेट अर्थक्वेक एंड टी सुनामीज आर बोर्न इन देम। और जो अर्थक्वेक और टी सुनामीज वगैरह भी है ना, वो इसी एरिया में जनरेट होता है, ठीक है, ओशनिक ट्रेंच में। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो पैसिफिक ओशन हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंचेस, यानी कि पैसिफिक ओशन में ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है। इसमें से मेरियाना ट्रेंच, जो कि डीपेस्ट ट्रेंच माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, वो है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। ओके, हमारा ट्रेंचेस। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशियनोग्राफी में, सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। अब हमें पता है कि हमारा जो ओशियन का वाटर होता है बहुत खारा होता है। क्यों होता है, किस कारण से होता है, अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सैलिनिटी मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो हमको सैलिनिटी मीन्स ये देखना है कि टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन सी और ओशियन, यानी कि जो टोटल कितना सॉल्ट डिजॉल्व है सी और ओशियन वाटर में। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पर 1000 ग्राम ऑफ, यानी कि अभी हम अब बात करें कि कितना पार्ट ऑफ कितना पार्ट 1000 सैलिनिटी है हमारे ओशियंस में, तो मेनली 35 पार्ट ऑफ सॉल्ट इन पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1000 पर पार्ट में 35 पर पार्ट हमारा सॉल्ट है सी में, कि 35.2% होता है एवरेज। ओशियन में सैलिनिटी कितनी है? 35.2%, 35 पार्ट पर 1000, ठीक है। अब ऐसे एरिया जहाँ पे जैसी सैलिनिटी पाई जा रही है, जैसे इस एरिया में भी, इस एरिया में सेम 35 है, इस एरिया में भी 35 है, इस एरिया में भी 35 है, इस एरिया में भी 35 है। अब एरियाज को मिला के एक लाइन खींची जाएगी, उसे हम बोलेंगे आइसोहेलाइन लाइन, ठीक है,
आइसोहेलाइंस बोलेंगे, जो कि मैप में यूज किया जाता है ये शो करने के लिए कि जो डिफरेंट प्लेसेस है, अलग अलग प्लेसेस है, इनकी सैलिनिटी सेम है। इस चीज को शो करने के लिए आइसोहेलाइंस को ड्रॉ किया जाता है। आइसोहेलाइंस लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी, जहाँ पे सैलिनिटी का डिग्री इक्वल हो, जैसे हम बोलेंगे आइसोहेलाइंस। कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस सैलिनिटी को, क्यों से करते हैं देख लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो क्या होएगा, सी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्ट बच जाएगा, जिससे सैलिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, जिससे सैलिनिटी बढ़ेगी हमारी ओशियन की। फिर द अमाउंट, सेकंड फैक्टर क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स एंड आइसबर्ग्स। इससे क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्रेश वाटर इसके अंदर मिलता जाएगा, जिससे सैलिनिटी का लेवल कम होता जाएगा। एंड डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स, क्या होगा फिर, वाटर मिक्सिंग, करंट्स वगैरह भी अकर होते हैं हमारे ओशियंस में, करंट्स अकर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी वाटर मिक्सअप होने लगता है, जिससे भी क्या होता है कि सैलिनिटी लेवल कम होता है, इवेपोरेशन वाले से जल्दी होता है। और द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स एंड आइसबर्ग एंड डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स, जिससे क्या होता है सैलिनिटी लेवल कम होता है। सो दिस इज अबाउट द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर, एंड दिस इज जो भी ओशन के अंदर का जो सरफेस है इस टाइप का होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन, जिसके अंदर हमने पढ़ा मिड ओशनिक रिज, आइलैंड, यर्ट्स। फिर एक पार्ट पढ़ा हमने ओशनिक ट्रेंच। इसके अलावा हमने पढ़ा सैलिनिटी ऑफ ओशियन। So I hope these topics are clear to you. This is all about oceanography. Thank you.